डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये इस सीरीज का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम आर अगोर की बुक में रेलवे इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 45 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें दिया है कि रेल्स को रिक्वायर्ड टिल्ट प्रोवाइड करने के लिए जो एडजिंग ऑफ स्लीपर्स करते हैं वो कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि एक तो बुल हेडेड रेल होती है, डबल हेडेड होती है और फ्लैट फुटेड होती है। फ्लैट फुटेड होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये नीचे से स्प्रेड होता है इसका बेस और फ्लैट होता है ये। तो जब डबल हेडेड और वुल हेडेड को हमें स्लीपर से कनेक्ट करना है तो वहां पर हम नीचे चेयर्स यूज करनी पड़ती हैं, ये भी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा। तो जहां पे चेयर्स यूज करनी है वहां पर हम चेयर्स को स्लोप प्रोवाइड करा देते हैं रादर देन की एडजिंग ऑफ वुडन स्लीपर्स करें। अगर चेयर को स्लोप है तो फिर वो वुडन स्लीपर आराम से टिल्टेड हो जाएगा, उसके ऊपर आई सेक्शन रख देंगे। बट अगर कहीं पर फ्लैट फुटेड रेल है तो चेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं पर हमें जरूरत लगे तो बेरिंग प्लेट देते हैं और कहीं पर बेरिंग प्लेट नहीं भी प्रोवाइड की जाती। अगर बेरिंग प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेरिंग प्लेट में स्लोप दे देते हैं जो चाहिए। बट अगर बेरिंग प्लेट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो एडजिंग ऑफ स्लीपर्स ही करना पड़ता है। तो फ्लैट फुटेड रेल्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है और स्पेशली तब जब बेरिंग प्लेट यूज नहीं कर रहे हैं। तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन 32 में दिया है कि एक सिंगल लाइन ट्रैक है जिसमें 10 गुड्स की ट्रेन है लोडेड आयरन ओर से, वो ए से बी की तरफ जा रही हैं और एम्प्टी वैगन्स हैं वो बी से ए की तरफ आ रही हैं। ये ए है, ये बी है। तो इधर जा रही है लोडेड, वापस आ रही है एम्प्टी। तो अमाउंट ऑफ क्रीप ऑफ रेल है वो किस डायरेक्शन में ज्यादा होगा। तो रेल का जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो जाता है उसको बोलते हैं क्रीप। जैसे कि ये रेल है, अब इसमें कंटिन्यूअसली ट्रेन चल रही है तो इसके कारण इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है उसको क्रीप बोलते हैं। और ज्यादा ये उस केसेस में होती है जहां पर या तो ट्रेन है वो रुक रही है, ब्रेक अप्लाई किए जा रहे हैं, या फिर जहां पर ट्रेन स्टार्ट हो रही है वहां पर इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लोडेड है या अनलोडेड है। अगर लोडेड ट्रेन जिस डायरेक्शन में चल रही है उस डायरेक्शन में क्रीप ज्यादा आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे फोर्स ज्यादा लग रही है ट्रेन जब ब्रेक लगा रही है या स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर ए टू बी की डायरेक्शन में ज्यादा होगा क्रीप। क्वेश्चन 33 में दिया है कि एंटी क्रीप एंकर्स होते हैं, इनको रेल से कैसे फिक्स किया जाता है। तो क्रीप है, ये एक रेल में डिफेक्ट है और हमें इसको कम करना है या रिमूव करना है। तो इसके लिए एंटी क्रीप एंकर्स प्रोवाइड करते हैं कि हम जो रेल है उसको स्लीपर के साथ में फिक्स कर देते हैं इस तरीके से कि अगर रेल आगे मूव होना चाहिए तो उसको स्लीपर को भी आगे मूव कराना पड़ेगा, और स्लीपर है वो बलास्ट में फिक्स हो रखा है तो वो मूव कर नहीं सकता। तो इस तरीके से होते हैं एंटी क्रीप एंकर्स। ये रेल है और ये यहाँ पर रेल एंकर दिया हुआ है क्रीप को रोकने के लिए। एवरी थर्ड और फोर्थ स्लीपर में इसको प्रोवाइड करवा देते हैं। और एक्चुअल डायग्राम देखें तो ये इस तरीके से ऐसा दिखता है कुछ। अब ये एंकरिंग के मेथड होते हैं वेजिंग, स्प्रिंग ग्रिप और क्लैंपिंग। तो ये तीनों ही हम यूज कर सकते हैं एंटी क्रीप एंकर्स को फिक्स करने के लिए। तो डी आंसर होगा। क्वेश्चन 34 में दिया है कि एल है वो लेंथ ऑफ रेल है, आर है वो रेडियस ऑफ कर्व है, तो वर्क साइन एच फॉर द कर्व क्या होगा। जैसे कि ये स्ट्रेट पाथ था, अब यहाँ पे हमें कर्व प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे हमने कर्व प्रोवाइड किया, वो इस तरीके से आया। अब अगर हम स्ट्रेट जाते तो ये डायरेक्शन होती, ये पाथ होता और कर्व में ये पाथ है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो ये डिफ्लेक्शन आ रहा है इनके बीच में, इसको बोला जाता है वर्साइन। कर्व है वो कितना एक्यूरेटली हमने ले किया है उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर पूछा है तो इसके लिए हम एक बेसिक सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं सर्किल की। ये एक सर्किल आप देख रहे हैं, इसमें ये कॉर्ड है, इसकी टोटल लेंथ है सी और ये हो गई c/2, ये भी हो गई c/2। ये ए बी वाला पोर्शन होता है वर्साइन, तो इसको v से डिनोट कर रहे हैं। और टोटल अगर इसके डायमीटर है वो d है। अब सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है कि दो कॉर्ड्स हैं वो परपेंडिकुलर मीट कर रही हैं तो इस और इस डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा इसकी परपेंडिकुलर जो कॉर्ड है ये वाली, इसकी ये वाली जो डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का। मतलब ये पॉइंट है सी, ये है डी, ये है ए, ये है ई और ये बीच का पॉइंट है बी। तो ए बी इंटू बी सी विल बी इक्वल टू डी बी इंटू
बीई। अब ए बी है वी के इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी सी से जो होगा 2r माइनस वी, क्योंकि ए सी तो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा, डायमीटर है। डी बी है, ये अगर टोटल कॉर्ड की लेंथ सी है तो ये सी बाई टू होगा, बीई भी सी बाई टू होगा, तो इसको सी बाई टू से रिप्लेस कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2rv माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बाई 4। आरवी के कंपेरेटिवली वी स्क्वायर की वैल्यू काफी छोटी होगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास v निकल के आ जाता है सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8r। c है वो कॉर्ड की लेंथ है, तो यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में। यहाँ पे लेंथ ऑफ रेल बोला है जो कॉर्ड की लेंथ है उसको, तो ये होगा एल स्क्वायर अपॉन 8r, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 35 में दिया है कि रेल्स है उनको करेक्ट कर्वेचर पे बेंड करेंगे अगर डिग्री ऑफ कर्व है वो किससे ज्यादा हो। तो जैसे कि कर्व में ले करना है रेल को, तो काफी बार अगर कर्व है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज्यादा है, तो कर्व है अगर उसका कर्वेचर कम हुआ तो उस केस में काफी बार रेल को हम पहले बेंड नहीं करते हैं इंडिविजुअली, हम रेल को ऐसे ही पुट कर देते हैं कर्व पे और जो स्लीपर्स हैं उनसे फिक्स कर देते हैं, तो वो उसको हेल्ड करके रख लेते हैं उस पोजीशन में। बट अगर कर्वेचर की वैल्यू ज्यादा हुई तो उस केस में फिर हमें रेल को पहले इंडिविजुअली बेंड करना होता है और उसके बाद कर्व में ले करते हैं। तो ये वैल्यू होती है, ये 3 डिग्री होती है। इसमें आंसर डी दिया है 4 डिग्री, जो कि गलत है, और मैंने ये रेफरेंस भी यहाँ पर ऐड किया है। रंगावाले की बुक है उसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ट्रैक वाला है चैप्टर, पेज नंबर 161 में दिया है कि 3 डिग्री है ये कंसिडर्ड वैल्यू, तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन 36 में दिया है कि मैक्सिमम व्हील बेस डिस्टेंस प्रोवाइडेड जो होती है ब्रॉड गेज ट्रैक पे वो क्या होती है। तो जैसे कि ये एक व्हील अक्सल है, ये दूसरी व्हील अक्सल है, और ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है व्हील बेस की डिस्टेंस। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखनी होगी आपको। ब्रॉड गेज के लिए होती है 610 सेंटीमीटर, मीटर गेज के लिए होती है 488 सेंटीमीटर। तो मीटर में हो जाएगा 6.1 के अराउंड, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 37 में दिया है कि गेज की वाइडनिंग की जाती है अगर डिग्री ऑफ कर्व है उसकी वैल्यू किससे ज्यादा हो। तो हाईवे में आपने देखा होगा कि हम वाइडनिंग करते हैं कि अगर कहीं पे कर्व आ रहा है तो ये व्हील एक्सल है, ये व्हील बेस है, और व्हील एक्सल के रिजिड होने के कारण जो टायर हैं वो आगे वाले टायर जो पाथ फॉलो करते हैं एग्जैक्टली वो पाथ पीछे वाले टायर नहीं फॉलो कर पाते, क्योंकि जो बीच में व्हील बेस है ये रिजिड है। तो इसलिए कर्व पे थोड़ा सा जो ट्रैक है उसको वाइड किया जाता है, जैसे हाईवे में हम रोड को करते हैं वैसे ही। अगर कर्वेचर की वैल्यू कम है तो उस केस में वो नहीं प्रोवाइड किया जाता। अगर कर्वेचर की वैल्यू 4.5 डिग्री से ज्यादा है तो वाइडनिंग की जाती है, और ये क्वेश्चन एसएससी जेई में भी पूछा हुआ है 2017 में, तो सी हो गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन 38 में दिया है कि इनर साइड ऑफ कर्व में चेकरेल्स प्रोवाइड की जाएंगी अगर शार्पनेस ऑफ ब्रॉड गेज कर्व कितना है। तो हम पहले समझते हैं कि इनर साइड कौन सी होती है और कैसे चेकरेल प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि ये एक रेल है, ये जा रही है और यहाँ पर इसमें ये कर्व आ गया, ये रेल इस तरीके से जा रही है। अब यहाँ पर ये वाली साइड होती है इनर साइड ऑफ कर्व, ये वाली होती है आउटर साइड ऑफ कर्व। अब ये तो थी वो मेन रेल थी, इसके साथ में हमने एक दूसरी रेल, ये ब्लू कलर से शो कर रही हूँ मैं, ये प्रोवाइड की हुई है, इसको बोला जाता है चेक रेल। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि रेल का जो व्हील होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं फ्लेंज, जो कि ट्रेन को डिरेल होने से रोकता है। अब स्ट्रेट जाते जाते ट्रेन जो ही ये कर्व वाला पाथ लेगी उस पर इधर की तरफ एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जो कि इसको डिलेल करवाना चाहेगा, लेटरल डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो। तो जो ही ट्रेन इधर स्लाइड होने लगेगी ये फ्लेंज वाला पोर्शन रेल के साथ में जाके रुक जाएगा, ये आगे नहीं जाने देगा ट्रेन को। और जैसे कर्व में पूरा ट्रेवल करेगी तो इसी तरीके से करेगी कि ये फ्लेंज है ये कांटेक्ट में आ रही है रेल के, और कर्व है वो ट्रेवल कर रही है ट्रेन, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब तक स्ट्रेट ट्रैक पे नहीं जाएगा तब तक लगा रहेगा। अब इससे क्या होगा, इस फ्लेंज का भी वियर टियर होगा, रेल का भी वियर एंड टियर होगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये चेक रेल प्रोवाइड करा देते हैं। अब चेक रेल ने क्या किया कि व्हील जब उधर जाना चाह रहा था व्हील एक्सल, तो इसने जाने ही नहीं दिया, इसने इस तरीके से था ये फ्लेंजेज है,
तो ये फ्लेंजेस वाला पोर्शन इन दोनों के बीच में फंस गया और ये फिक्स हो गया। तो ट्रेन जब लेटरल मूवमेंट करना चाहेगी, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो ये लेटरल मूवमेंट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि चैक रेल और मेन रेल है, इनके बीच में ये टायर फंस चुका है। अब काफी बार इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैक रेल है वो कौन से रेल का प्रिवेंट करती है वियर एंड टियर, इनर का या आउटर का। स्टूडेंट्स को लगता है कि इनर के साथ में लगी है तो इनर का ही प्रिवेंट करती होगी, लेकिन हमने देखा कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो इधर जाना चाह रही है रेल, और ये वाला फ्लेंज और रेल है इसका कॉन्टेक्ट बन रहा है, तो ये घिस रही है आपस में, इनका वियर एंड टियर हो रहा है। तो चैक रेल प्रिवेंट करती है आउटर वाली रेल का वियर एंड टियर। तो यहाँ पे तो जस्ट ये पूछा है कि कितनी होगी शार्पनेस ब्रॉड गेज कर्व के लिए कि हम चैक रेल प्रोवाइड करें। तो ये ब्रॉड गेज के लिए 8 डिग्री होती है और मीटर गेज के लिए 14 डिग्री होती है। तो आंसर ऑप्शन डी होगा। और हम जिन रेल्स को एज ए चैक रेल यूज करते हैं वो पुरानी रेल्स होती हैं जिनका पहले ही वियर एंड टियर हो चुका है, तो इसलिए उसमें कंटिन्यूसली वियर एंड टियर हो रहा है, तो उसे कोई इश्यू नहीं है। हमें क्वेश्चन 39 में दिया है कि इनर रेल और चैक रेल है उनके बीच में डिस्टेंस कितनी रखी जाती है शार्प कर्व पे। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि इनर रेल कौन सी होती है, चैक रेल कौन सी होती है। ये इनर रेल है, ये चैक रेल है, इनके बीच की डिस्टेंस पूछिए कितनी रखी जाती है। तो ये होती है ब्रॉड गेज के लिए 44 mm और मीटर गेज के लिए 41 mm। अब यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, 41 तो ऑप्शंस में है नहीं, तो फिर सी आंसर होगा, क्योंकि इसने दिया नहीं है कि किसके लिए पूछा है। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि इंडियन रेलवेज है उसमें अप्रोक्सीमेट वेट होता है जो रेल सेक्शन का, उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, कि किसी ट्रैक पे हमने कौन सी रेल चूज करनी है, ये कैसे डिसाइड करते हैं। इसके लिए गाइडलाइन ये है कि वेट ऑफ रेल डिवाइडेड बाय एक्सियल लोड ऑफ लोकोमोटिव, ये रेशियो होता है 1/510। ये कोई व्हील एक्सेल है, ये 2 व्हील इसमें लगे हुए हैं, और ये जो एक एक्सेल जो लोड कैरी कर रही है। क्वेश्चन 41 है, इसमें दिया है कि कौन सा रेल सेक्शन है वो इंडियन ब्रॉड गेज ट्रैक में नहीं यूज करते हैं, और ऐसा ही सेम क्वेश्चन 42 है जहां पर मीटर गेज के लिए पूछा है। तो डिफरेंट सेक्शन है जो यूज करते हैं, इसके पीछे ना तो कोई लॉजिक है इस क्वेश्चन के पीछे, और ना ही मुझे इसका प्रॉपर रेफरेंस मिल पाया है कि कहीं एग्जैक्टली ऐसा मेंशन किया गया हो किसी बुक में कि ये वाला जो सेक्शन रेल सेक्शन है ये नहीं यूज किया जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्किप करें, और इन केस अगर आप ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आर्गोर के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो फिर आप इन वैल्यूज को अगर रख सको तो याद रख लो डायरेक्टली, और ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो इस टाइप के क्वेश्चंस में। इसका आंसर दिया है 40R बी, और क्वेश्चन 42 में सेम चीज़ पूछी है मीटर गेज के लिए, और यहाँ पर इसका आंसर दिया है अगेन 40RE, एंड ऑप्शन डी है जो यहाँ पे। क्वेश्चन 43 में पूछा है कि किसी जॉइंट पर फिस्ट बोल्ट या फिर पैकिंग लूज होने के कारण रेल बेंड हो जाती है, उसको क्या कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर रेल थी कोई, तो ये बेंड हो गई इस तरीके से जॉइंट पर डाउनवर्ड, तो आपने सॉम में पढ़ा होगा कि कोई बीम है वो अगर इस तरीके से बेंड हो रही है तो हम उसको सैगिंग बोलते हैं, और इस तरीके से हो रही है तो होगिंग बोलते हैं। तो ये होगिंग के जैसे ही बेंड हो रही है तो इसको होगिंग बोला जाता है। क्वेश्चन 44 में दिए है कि इनसफिशिएंट एक्सपेंशन गैप के कारण रेल अपने ओरिजिन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती है, इसको क्या कहते हैं। तो जैसे कि ये एक रेल सेक्शन है, ये दूसरा रेल सेक्शन है, ये रेल सेक्शन बने हुए मेटल के जो कि हीट अब्जॉर्ब करेंगे और टेम्परेचर बढ़ेगा इनका, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये एक्सपांड करना चाहेंगे टेम्परेचर स्ट्रेसेस के कारण, तो इनका जॉइंट जहाँ प्रोवाइड करते हैं वहां पर हम एक्सपेंशन गैप देते हैं, और जॉइंट को एक्सेसिव टाइट नहीं किया जाता है ताकि जब एक्सपांड करना चाहिए तो एक्सपांड कर पाए इजीली। अब कहीं पर अगर ये दोनों चीजें नहीं प्रेजेंट है, या तो टाइटनेस ज्यादा है या गैप प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि जो रेल है वो बक्कल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से बक्कल हो गई, यहाँ पर इस तरीके से बक्कल हो गई है, तो इस डिफेक्ट को बोलते हैं बकलिंग। तो बी आंसर होगा। क्वेश्चन 45 है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। स्टेटमेंट से स्लीपर के जो स्लीपर के जो फंक्शंस होते हैं उनके रिगार्डिंग, तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं स्लीपर के। स्लीपर के मेन फंक्शंस होते हैं कि ये रेल को करेक्ट गेज पे होल्ड करके रखता है, इसको फर्म और इवन सपोर्ट देता है रेल को, लोड को इवनली ट्रांसफर करता है रेल से वाइडर एरिया में ब्लास्ट में, इलास्टिक मीडियम के जैसे बिहेव करता है, जो वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं उनको ऑब्जर्व करता है,
और लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये जो स्लीपर्स हैं उनको, और ये जो ट्रैक है उसको लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब स्टेटमेंट्स दिए हैं कि रेल को होल्ड करके रखता है प्रॉपर गेज पे। बी में दिया है कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये भी करेक्ट है। सी में दिया है कि इलास्टिक कुशन के जैसे बिहेव करता है, तो ये इलास्टिक मीडियम होता है एक। डी में दिया है कि मूविंग ट्रेन का जो लोड है उसको ट्रांसफर करता है ब्लास्ट में, तो ये लोड लेता है रेल से और उसको ट्रांसफर करता है ब्लास्ट में। तो इनकरेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।